हेलो माय सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जहां हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो चैप्टर है साइंस का, उसके ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपको इस एनसीईआरटी के बुक में पढ़ने हैं वो मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि ये डायग्राम्स आप जरूर पढ़ लेना, है ना। क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता कि एनसीईआरटी की बुक में कौन से डायग्राम को पढ़ें कौन से छोड़ें, है ना। वैसे तो बायो के हर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका आइडिया लग जाएगा तो डायग्राम को समझना, डायग्राम को पढ़ना आसान हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है वो आता है फिजन का। फिजन दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन से एक सेल से दो सेल बनते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ, एमोइबा में और लेशमानिया में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ एक सेल से कितने सेल बने, दो सेल बने। तो बाइनरी का मतलब ही होता है टू, है कि नहीं। तो बाइनरी फिजन मतलब एक सेल से दो सेल बनेगा और ये कहाँ देखने को मिलेगा, एमोइबा में और लेशमानिया में। ठीक है, और एक ऐसा फिजन जिसमें एक सेल से मल्टीपल सेल बने, बहुत सारे सेल बने, उसे कहेंगे मल्टीपल फिजन, है ना। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वही प्रोटोजोआ है जिससे हमें मलेरिया होता है ना। मलेरिया मच्छर से नहीं होता, मॉस्किटो से नहीं होता। मॉस्किटो सिर्फ प्लाज्मोडियम को हमारे तक लाने का काम करता है, यानी वो वेक्टर है ना। मॉस्किटो के लार्वा में, है ना, मॉस्किटो के बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। मॉस्किटो जब हमको बाइट करता है तो ये प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में एंटर करता है और हमें मलेरिया के कारण बुखार होता है ना। तो ये प्लाज्मोडियम में आप देख पा रहे हो बहुत सारे सेल हैं, है ना। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, यानी एक सेल से बहुत सारे सेल बने। तो प्लाज्मोडियम में आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल फिजन। ठीक है, और आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो क्या करेगा, सिर्फ डायग्राम देगा और पूछेगा ये डायग्राम किसका है। तो अगर ये डायग्राम दे दिया तो समझ जाओ ये डायग्राम है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ये डायग्राम दे दिया तो ये बाइनरी फिजन इन एमोइबा का डायग्राम है। ये डायग्राम दे दिया तो ये बाइनरी फिजन इन लेशमानिया का डायग्राम है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका फिजन। नेक्स्ट आता है, ये है आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में आपको क्या दिखाया जा रहा है, रीजनरेशन। तो यहां मैं लिख देता हूं कि ये किसका डायग्राम है, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया का डायग्राम है। क्लियर, बात समझ में आ गई। यहां ई होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है। अब आप इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को देखो, ये दिख रहा है बॉडी, है ना। अब ये बॉडी कितने पार्ट में कट गया, तीन पार्ट में कट गया, 1 2 3। देखिए बीच में से कट गया, ऐसे मैंने काट दिया, मैंने नहीं काटा, मतलब मैं बता रहा हूं। तो जब इसके प्लेनेरिया का बॉडी तीन पार्ट में कट जाएगा तो हर पार्ट से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। क्लियर। तो जब बॉडी पार्ट टूट जाए और हर पार्ट से एक नया प्लेनेरिया डेवलप हो जाए तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। ये कुछ वैसा ही है जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है तो उसकी पूंछ फिर से रीजनरेट कर जाती है, कुछ वैसा ही है जैसे स्टारफिश में होता है, वैसा ही प्लेनेरिया में दिखाई देता है। ऑर्गेनिज्म जो प्लेनेरिया है उसमें मतलब रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो रीजनरेशन है। तो अगर ये डायग्राम दिखे तो समझ जाओ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया का डायग्राम है, और ये जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है ये प्लेनेरिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम क्या है, बडिंग इन हाइड्रा का है। ये हाइड्रा है और हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन का मेथड दिखाई देता है हमको, उसे हम कहते हैं बडिंग। तो बडिंग में होता क्या है, बडिंग में हाइड्रा के एक स्पेसिफिक स्पॉट पर, जैसे अगर वो स्पॉट है वो ये है, किसी एक खास लोकेशन पे, किसी स्पेसिफिक साइट पर रिपीटेड सेल डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन होगा तो वहां सेल्स का नंबर बढ़ेगा, तो वहां आउटग्रोथ होगा। तो ये आउटग्रोथ के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, और यही आउटग्रोथ आगे चल के हम इसको कहते हैं कि ये बड बन गया है। क्या बन गया है, बड। और यही बड आगे चल के हाइड्रा बन जाता है, और फिर वो हाइड्रा
अपने पेरेंट हाइड्रा के शरीर से डिटैच होकर, अलग होकर एक नया हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां अगर आपसे पूछे कि बडिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो बडिंग प्रोसेस में, जो हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस होता है, उसमें रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, और वो रीजनरेटिव सेल्स किसी एक खास लोकेशन पे, स्पेसिफिक साइट पे लगातार डिवाइड होने लगते हैं, और ड्यू टू सेल रिपीटेड सेल डिवीजन एक आउटग्रोथ डेवलप होती है। आउटग्रोथ, जैसे मान लो यहाँ मेरा आउटग्रोथ हो जाए, आउटग्रोथ का मतलब यहाँ ये मांस ऊपर उठ जाए, है ना। आपको देखा होगा कि जब चोट लगती है तो वहाँ गुम्मड़ निकल आता है, अक्सर सरों पे चोट लगती है तो फूल जाता है, तो एक तरीके का वैसा है, समझ लो। तो ये आउटग्रोथ, इसे ही कहते हैं बड, और ये बड आगे चल के हाइड्रा में कन्वर्ट होता है। फिर ये हाइड्रा इस पेरेंट हाइड्रा के शरीर से भी क्या है, चिपका हुआ है, बाद में यहाँ से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये नया हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम हाइड्रा का है, हाइड्रा में बडिंग का है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब ये डायग्राम जो आप देख पा रहे हो, ये पत्तियां किसकी हैं, ब्रायोफिलम की हैं। अब ब्रायोफिलम की पत्तियों पर ये किनारे किनारे क्या है, ये बड है। क्या है, बड, कली। ठीक है, अब होता क्या है कि पत्तियों से ये बड टूटकर मिट्टी में नीचे गिर जाती हैं और नया ब्रायोफिलम का प्लांट डेवलप हो जाता है। तो आमतौर पे प्लांट कैसे नए बनते हैं, सीड से। लेकिन अगर सीड के अलावा प्लांट के रूट, स्टेम या लीफ से नया प्लांट बने, इस मेथड को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहां आप देख पा रहे हो सीड का यूज नहीं हुआ है, सीड के अलावा रूट, स्टेम, लीव्स या कह लो बड से नया प्लांट बन रहा है, तो उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। तो ये डायग्राम किसका है, ब्रायोफिलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये डायग्राम है, जहां ब्रायोफिलम की जो पत्तियां हैं उसकी मार्जिन पर, ये पत्तियों का मार्जिन है, मार्जिन पर पाए जाते हैं ये बड, बड को हिंदी में कली कहते हैं, है ना। और यही बड यहाँ मार्जिन से टूटकर मिट्टी में नीचे गिर जाते हैं और नया ब्रायोफिलम का प्लांट पैदा हो जाता है। तो क्या ये नया ब्रायोफिलम का प्लांट सीड से पैदा हुआ है, नहीं। तो सीड के अलावा अगर रूट, स्टेम, लीफ या बड से नया प्लांट बने तो इस मेथड को क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इसी मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, रोज, जैस्मिन, शुगर केन जैसे नए प्लांट हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है ये डायग्राम जो है वो राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन का है। राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। अक्सर ब्रेड आपने देखा होगा कि अभी अगर बरसात का समय है, दुकानों पर ब्रेड लेने जाओ तो दुकानदार कई बार फंगस वाला ब्रेड पकड़ा देता है। घर आके ब्रेड खोलते हैं, ब्रेड का पैकेट, कहते हैं अरे यार ये तो फंगस लगा हुआ है। तो वो फंगस कौन सा है, वो यही फंगस है जिसे हम कहते हैं राइजोपस, जिसका दूसरा नाम है ब्रेड मोल्ड। ठीक है, अगर आप राइजोपस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक आपको धागा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं, हाइफी। तो ये हाइफी है। और ये अगर ये आपने स्टिक, बूढ़े लोगों का डंडा देखा है, तो बूढ़े लोगों का जो डंडा होता है वो कुछ ऐसा होता है कि नहीं, है ना, क्लियर। तो उसी तरह ब्लॉब ऑन ए स्टिक, तो अगर ये स्टिक है तो इस पर एक गोल गोल जो स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये थ्रेड वाला तो हाइफी हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है स्पोरेंजिया। क्या, स्पोरेंजिया। तो इसे हम कहेंगे स्पोरेंजिया। ठीक है, बात समझ में आई, हाँ आ गई होगी। ये सब स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया है, और बाकी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, हाइफी है। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि स्पोरेंजिया और हाइफी में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी किस में होती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो वो स्पोरेंजिया है।
क्योंकि जो स्पोरेंजिया होता है, जो स्पोरेंजिया होता है उसके अंदर होते हैं स्पोर। आपको यहाँ स्पोर दिख रहे हैं, तो ये ऐसे स्पोर होते हैं। क्लियर? अब जब सही फेवरेबल कंडीशन मिलता है किसको, राइजोपस को, तो ये स्पोरेंजिया फट जाता है और ये जो स्पोर हैं वो बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं और इन्हीं स्पोर से नया राइजोपस बन जाता है ना। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हुआ, स्पोरेंजिया। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट या कह लो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा हुआ, जिसमें कैपेसिटी नहीं है रिप्रोडक्शन की, वो है हाइफी। तो हाइफी बस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के टॉप पर सबसे ऊपर ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरेंजिया है और यही स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं क्या, इसी स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर। क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। और स्पोरेंजिया फेवरेबल कंडीशन में जब बर्स्ट फट जाता है तो ये स्पोर बाहर अगल बगल सराउंडिंग में रिलीज कर दिए जाते हैं और इसी स्पोर से नया राइजोपस पैदा हो जाता है। बात समझ में आई? बहुत इजी डायग्राम है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट डायग्राम यहाँ मेंशन किया है वो डायग्राम है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब, जैसे मान लो ये फ्लावर है, अब मैंने फ्लावर को ऐसे काट दिया बीच में से, जैसे मैंने ऐसे काट दिया। अब फ्लावर के दो हिस्से हो गए, एक आगे वाला एक पीछे वाला। अब मैंने आगे वाले हिस्से को हटा दिया। अब जो आपको हिस्सा दिख रहा है फ्लावर का, वो आपको फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिख रहा है। अच्छा, फ्लावर जो प्लांट में, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। तो आइए जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। तो ये जो आप स्टेमन देख रहे हैं, ये जो स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको स्टेमन कहते हैं। अब स्टेमन के दो पार्ट होते हैं फर्दर, है ना। स्टेमन भी दो पार्ट से मिलके बना होता है। कौन कौन सा, तो जरा आप यहां ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये होता है एंथर। और एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन बनते हैं और पॉलन ग्रेन यहीं से निकलते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन कहां प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एंथर में। और ये एंथर के नीचे ये जो डंडी है या स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है, ये होता है फिलामेंट। तो स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। बात समझ में आ गई। और उस पॉलन ग्रेन के अंदर ही होता है मेल गैमेट। ठीक है, मेल जर्म सेल। तो यहां से पीले पीले कलर के मोस्टली जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो एंथर से ये येलो कलर के क्या निकलेंगे, पॉलन ग्रेन। और उस पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल जर्म सेल। ठीक है, ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है पिस्टल। देख पा रहे हैं, तो पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर? क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल जर्म सेल आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल जर्म सेल, दोनों फ्यूज होंगे तभी तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो ही तो फ्यूचर प्लांट होता है। एम्ब्रियो से ही तो शूट और रूट निकलते हैं, है कि नहीं। बात समझ में आया? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं। पिस्टिल के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ध्यान से देखो,
ये जो टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर होता है जो चिपचिपा होता है, क्या होता है? चिपचिपा, मैं कह सकता हूं स्टिकी। क्यों स्टिकी होता है? कारण समझ में आया? ताकि पॉलन ग्रेन जब एंथर से निकलकर स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो तो वो चिपक जाए। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर चिपकेंगे तभी जब स्टिग्मा क्या होगा? चिपचिपा होगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि पिस्टिल का वो पार्ट बताओ जो स्टिकी है, चिपचिपा है, वो है स्टिग्मा। और वो चिपचिपा इसीलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन उससे चिपक जाए, ताकि आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो प्लांट में। ठीक है। अब स्टिग्मा के बाद जो पार्ट यहां से नीचे गया है ना, ये होता है स्टाइल। क्या होता है? ये होता है स्टाइल। तो ये टॉप वाला स्टिग्मा, ये स्टाइल इलोंगेटेड पार्ट, और ये नीचे जाकर स्वेलन बेस जो है, ये आपको जो स्वेलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। क्लियर? अब पॉलिनेशन को समझो। पॉलिनेशन हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब एंथर के अंदर क्या है? मेल जर्म सेल। तो सॉरी, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है? मेल जर्म सेल। तो एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ आएगा? पॉलन ग्रेन आएगा, ये स्टिग्मा पर आके चिपक जाएगा। अब ये पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक लाने का काम हवा का भी है, पानी का भी है, इंसानों का भी है, बर्ड्स का भी है, एनिमल्स का भी है। तो ये एजेंट होते हैं जो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करते हैं। अब एक बार स्टिग्मा पर आकर चिपक गया, अब क्या होता है? तो फिर यहां से पॉलन ट्यूब निकलती है, और वो पॉलन ट्यूब अपने अंदर मेल जर्म सेल को लेकर जाती है, और ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये देख पा रहे हैं आप? ये है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है मेल जर्म से फीमेल जर्म सेल। क्या होता है? फीमेल जर्म सेल। ठीक है। तो यहां था क्या आपका? ये आपका मेल जर्म सेल पॉलन ट्यूब से होते हुए कहां गया? ये गया और जाकर इस फीमेल जर्म सेल से फ्यूज कर गया, और यहां आपका ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फ्यूजन हुआ, और क्या बना? जाइगोट। और वही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बन गया। तो एम्ब्रियो के बाहर क्या था? ओव्यूल। ओव्यूल आगे चल के सीड बन जाएगा, और जो उसके बाहर ओवरी है वो आगे चल के फ्रूट बन जाएगा। तो ओवरी फ्रूट बन जाता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल सीड बन जाता है, और ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो बन जाता है। इसीलिए फल के अंदर सीड होता है। आम खाते हो? आम के अंदर सीड होता है, आम तो बाहर है ना? क्लियर? लीची खाते हो? लीची के अंदर सीड है। अब समझ में आया अंदर ही सीड क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि सीड बनता है ओव्यूल से, और ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर। ओवरी बन जाता है फ्रूट, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो बन जाता है सीड, और उस ओव्यूल के अंदर जो क्या कहते हैं फीमेल जर्म सेल है, उससे जब मेल जर्म सेल फ्यूज करता है तो वो बन जाता है जाइगोट, और आगे चल के वही जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। तो फल के अंदर सीड, सीड के अंदर एम्ब्रियो, ये होता है। तो यहाँ पॉलिनेशन हुआ और यहाँ जाकर फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है। क्लियर? तो स्वेलन बेस, पिस्टिल का स्वेलन बेस कौन सा है? ये पिस्टिल का स्वेलन बेस है। बेस मतलब ये वाला पार्ट, ये टॉप मोस्ट पार्ट, ये मिडल वाला पार्ट, और ये बेस पार्ट। तो बेस पार्ट स्वेलन है, वो ओवरी है। समझ में आया? तो यहां आपका फ्लावर और फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पढ़ लिया। फिर इस डायग्राम में क्या दिखाया है? मैंने जो अभी आपको पढ़ाया कि एक बार पॉलन ग्रेन जाकर चिपक जाता है स्टिग्मा से, तो पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल जर्म सेल होता है वो ये पॉलन ट्यूब के थ्रू, तो ये स्टाइल के अंदर ये पॉलन ट्यूब गुजर रही है, आप देख पा रहे होगे, ये पॉलन ट्यूब जा रही है ना? और पॉलन ट्यूब के अंदर यहां आपको मेल जर्म सेल दिखाई दे रहा है ना? तो ये मेल जर्म सेल यहां से होते हुए ये कहां जाता है? ये जाता है इस तरीके से पॉलन ट्यूब से होते हुए
ये गया और फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज कर गया। तो यहाँ आपका फर्टिलाइजेशन हुआ ओव्यूल के अंदर, ठीक है, ये है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ। ओव्यूल के बाहर ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट ओवरी है। तो ये ओवरी, ये ओव्यूल, उसके अंदर फीमेल जर्म सेल, जिससे जाकर मेल जर्म सेल फ्यूज कर गया, तो यहां हुआ फर्टिलाइजेशन। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। तो एक बार पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर आ जाता है, आगे उस पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है, जो उसकी ग्रोथ होती है, वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। और इसमें जर्मिनेशन में होता क्या है कि पॉलन ग्रेन से निकलता है एक पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब अपने अंदर मेल जर्म सेल को लेकर जाता है और फीमेल जर्म सेल से फ्यूज करा देता है। तो ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुका है। और लेबलिंग बहुत ध्यान से रखना, लेबलिंग ध्यान से पढ़ना। ये पॉलन ग्रेन हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, चिपचिपा स्टिग्मा, और ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर है वो मेल जर्म सेल, और ये जो अंदर पाइप जा रही है वो पॉलन ट्यूब है, ये स्वेलन बेस बाहर वाला पार्ट ओवरी है, और अंदर फीमेल जर्म सेल है। ये सारी लेबलिंग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने क्या बताया था, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओवरी फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल सीड बन जाता है, और ओव्यूल के अंदर जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, सीड, सीड में जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो का ये अपर पार्ट जो होता है उसे प्लूम्यूल कहते हैं, और प्लूम्यूल से आगे चल के शूट बनता है, तो प्लूम्यूल को फ्यूचर शूट कहते हैं। और एम्ब्रियो का ये लोअर वाला पार्ट, इसको रेडिकल कहते हैं, जिससे आगे चल के रूट बनता है, तो ये फ्यूचर रूट हो गया। और ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ फूड स्टोर होता है, और इसे कहते हैं कॉटिलेडन। तो कॉटिलेडन का काम है फूड को स्टोर करना। अब इस सीड को आप मिट्टी में गाड़ दोगे, मौसम सही होगा तो इसी सीड से क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा, है ना। तो बरसात के मौसम में धान की खेती होती है, तो हमने धान के बीज को क्या किया, मिट्टी में गाड़ दिया, पानी भर दिया, और पानी चाहिए, धान का सीड ग्रो कर गया। तो ये जर्मिनेशन है। तो पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर सीड का जर्मिनेशन होगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के लिए आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट तो पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ आपको ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंशन है, और आगे चल के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। तो ह्यूमंस में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका काम है क्या, प्रोड्यूस करना मेल गैमीट, दैट इज स्पर्म। अब स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्म बनता है हमारे टेस्टिस में। ये रहा वो टेस्टिस, ठीक है। अब टेस्टिस एक बैग में पाया जाता है, उस बैग को कहते हैं स्क्रोटम, और ये बैग हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, ताकि इस टेस्टिस को हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मिले, ताकि वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर पाए। तो ये स्क्रोटम का फंक्शन है जो पूछा जाता है एग्जामों में। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम का फंक्शन है कि टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करना, ताकि टेस्टिस में क्या प्रोडक्शन हो सके, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। अब यहां से स्पर्म एक पाइप के थ्रू बाहर निकलता है, और इस पाइप को कहते हैं हम क्या, वास डिफरेंस। कौन सी, वास डिफरेंस। तो ये जो पाइप जा रहा है ना, ये आपका वास डिफरेंस है, और ये वास डिफरेंस आगे चल के कहां से कनेक्ट हो जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से आने वाले रास्ते से कनेक्ट हो जाता है, और एक कॉमन पाइप बना लेता है, उसी पाइप को कहते हैं यूरेथ्रा। तो इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर है वो भी इसी यूरेथ्रा के रास्ते बाहर निकलेगा, और टेस्टिस से जो स्पर्म आ रहा है वो भी इसी यूरेथ्रा के रास्ते बाहर निकलेगा। तो इसीलिए कहते हैं यूरेथ्रा इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ बोथ यूरिन एंड स्पर्म। यूरिन और स्पर्म के निकलने का एक ही रास्ता है, वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से समय समय पर
जब यूरिन निकलेगा तो स्पर्म नहीं निकलेगा, जब स्पर्म निकलेगा तो यूरिन नहीं निकलेगा, लेकिन निकलेगा तो यूरेथ्रा से। ठीक है, अब आपको यहाँ दो चीज तीन और ध्यान देनी है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए और स्पर्म को फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करने का काम दो ग्लैंड करती हैं, और वो दो ग्लैंड है, ये आप देख पा रहे हो, ये जो ग्लैंड है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो ग्लैंड दिख रही है ये है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। अब इन दोनों का जो सेक्रीशन है, इनसे जो फ्लूइड निकलता है वो फ्लूइड आकर इसी रास्ते में मिक्स हो जाता है, और इधर से जो स्पर्म आ रहा है स्पर्म इन दोनों ग्लैंड से निकलने वाले फ्लूइड से मिक्स हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि चावल है, चावल के ऊपर आपने क्या किया, दाल डाल दिया, तो उसी तरह यहां से स्पर्म आ रहा था और स्पर्म में ऐड कर दिया किसने, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ने अपने सिक्रीशन को, अपने फ्लूइड को स्पर्म में मिला दिया, और उस फ्लूइड में उस जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल है इसके सिक्रीशन में होता है क्या, न्यूट्रिशन, स्पर्म का खाना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का क्या काम है। दो फंक्शन है, ध्यान से सुन लो। पहला फंक्शन है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, और दूसरा फंक्शन है टू प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम, क्योंकि स्पर्म हवा में और सॉलिड मीडियम में थोड़ी तैरेगा, स्विम करने के लिए लिक्विड चाहिए, तो वो फ्लूइड मीडियम भी प्रोवाइड करने का काम इन्हीं दोनों ग्लैंड्स का होता है। तो टेस्टिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, और फिर ये यूरेथ्रा। टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। बाकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का है। ठीक है, तो ये लेबलिंग याद रखना, क्लियर। और ये जो यूरेटर है, ये पाइप कहाँ से आ रही है, ये किडनी से आ रही है, किडनी से यूरिन को लेकर ये यूरेटर पाइप आ रही है और यूरिन को कहाँ मिक्स कर दे रही है या कहाँ डाल दे रही है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे यूरिन फिल हो रहा है, तो यूरिन भी इसी रास्ते बाहर निकलता है, स्पर्म भी इसी रास्ते बाहर निकलता है। बात समझ में आ गई। तो अगर हम देखें यहाँ कि हमारे जो स्पर्म है, स्पर्म का क्या पैसेज है, रास्ता क्या है, तो स्पर्म कहाँ बना, टेस्टिस में, टेस्टिस से फिर कहाँ आया, वास डिफरेंस, है ना, क्लियर। एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, वास डिफरेंस की स्पेलिंग, टेस्टिस से स्पर्म कहाँ आया, वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस के बाद कहाँ, यूरेथ्रा। ये पैसेज ऑफ स्पर्म है किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहां जो स्पर्म बाहर निकला, तो ये बाहर किसमें निकाला जाता है, तो मेल इस स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में निकालते हैं। अब आइए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। ठीक है, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो पेनिस जो स्पर्म को रिलीज करता है, पेनिस मतलब ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये पेनिस है, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा है, तो यहाँ से जब स्पर्म निकलेगा तो वो एक्चुअली कहाँ जाएगा, वो एक्चुअली फीमेल के वेजाइना में जाएगा। कहाँ जाएगा, फीमेल के वेजाइना में। बात समझ में आई, ये ऐसे। तो आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं ह्यूमंस में। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट है वेजाइना। स्पर्म की एंट्री वेजाइना से ही होती है। ठीक है, फिर वेजाइना से होते हुए ये पहुंचता है यूटेरस में। तो ये जो पार्ट है ये यूटेरस है। क्या है, यूटेरस। और यूटेरस वेजाइना से जहां कनेक्ट होता है वो पार्ट है सर्विक्स, क्लियर। फिर आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, तो स्पर्म यहां से होते हुए ये स्पर्म वेजाइना से गया, वेजाइना में से यूटेरस में आ गया, और यूटेरस से होते हुए स्पर्म कहाँ आएगा, स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में आएगा। तो ये जो आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, या कह लो ओविडक्ट है। ठीक है, अब जो ओवरी होता है ये पार्ट तो ओवरी हो गया। ओवरी क्या रिलीज कर रहा है, ओवरी रिलीज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, फीमेल गैमेट दैट इज एग। तो एग यहां से निकल रहा है। ठीक है, हर महीने एक ओवरी से एग निकलता है और ये अल्टरनेट होता है। जैसे मान लो जनवरी में इस लेफ्ट ओवरी से एग निकला है, तो फरवरी में राइट ओवरी से निकलेगा, फिर लेफ्ट फिर राइट
फिर लेफ्ट फिर राइट, यानी फीमेल्स में अल्टरनेट करके ओवरी से एग रिलीज होता है। तो ये एग इधर से आया और स्पर्म इधर से आया, और स्पर्म और एग का यहाँ फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म और एग का हो रहा है वो फीमेल के शरीर में हो रहा है, मेल के शरीर में नहीं। मेल ने तो स्पर्म निकाला और फीमेल के शरीर में डाल दिया, ठीक है। अब फीमेल के शरीर में वो स्पर्म तैरता हुआ जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, फेलोपियन ट्यूब। इधर से ओवरी से एग रिलीज होगा, वो भी कहाँ पहुंचेगा, फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म और एग मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट में फर्दर सेल डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो आकर इम्प्लांट हो जाता है कहाँ, यूटेरस में। और अगले 9 महीने तक उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, हाथ पैर हार्ट माइंड सब कुछ बनता है। और फिर जब 9 महीने बाद जब वो फुल ग्रोन बेबी में बदल जाता है तो यहाँ से डिलीवरी होती है और बच्चा वेजाइना के रास्ते बाहर निकलता है। इस तरीके से फीमेल में रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है। तो आई थिंक ये सारे डायग्राम जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिए। आपको ये चैप्टर और इस चैप्टर के डायग्राम पढ़ने में बहुत हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अपने जो भी कंफ्यूजन है, डाउट है, या आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए किसी स्पेशल टॉपिक पे, स्पेशल चैप्टर पे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस डायग्राम के थ्रू, इस चैप्टर के डायग्राम, मतलब इस चैप्टर का जो ये लेक्चर है, इससे आपका डायग्राम का रिवीजन हो जाएगा, और इसके थ्रू आपको वन शॉट या कभी भी जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।